हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 11th फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है वेक्टरों का गुणन, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में गुणा कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वेक्टरों के गुणन में दो प्रकार के गुणन होते हैं। अदिश गुणन, जिसको इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा होता है वेक्टर गुणन या सदिश गुणन, इंग्लिश में इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टरों के बीच गुणन दो प्रकार के होते हैं। पहला अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट या इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन, जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो दो भौतिक राशियां जो सदिश हैं, यदि उनके बीच हम गुणा करें तो गुणनफल दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक तो गुणनफल अदिश प्राप्त होता है और दूसरा सदिश प्राप्त होता है। तो यदि गुणनफल अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है तो हम इस प्रकार के गुणन को क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। तो आइए हम अदिश गुणन की परिभाषा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि दो सदिश राशियों के बीच गुणन से प्राप्त गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो सदिश राशियों के बीच इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। तो हो गया कि यदि दो सदिश राशियों के बीच गुणन से प्राप्त गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो सदिश राशियों के बीच इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। अब इस अदिश गुणन के परिणाम स्वरूप जो गुणनफल मिलता है वो अदिश राशि मिलता है। तो उस अदिश राशि का मान क्या होता है, परिमाण क्या होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो एक सदिश राशि ए है और दूसरा सदिश बी है। इन दोनों के बीच के कोण को अगर देखना हो तो हम ए के पुच्छ से, टेल से स्टार्ट करते हुए बी को खींचते हैं। जैसे ए को यहाँ ला दिए हम, इसी परिमाण का है और इसी दिशा में है, और इसके टेल से, इसके पुच्छ से स्टार्ट करते हुए हम इस बी को खींच दे रहे हैं। इसी बी के परिमाण के बराबर है और दिशा में है। तो ये जो कोण थीटा बन रहा है, ये दोनों सदिशों के बीच का कोण है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ए और बी के बीच अदिश गुणन करने से जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके मान को हमको देखना है। तो पहले तो हम ए और बी के बीच जो गुणन करेंगे उसको डॉट से लिखते हैं, यानी एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच अगर हम अदिश गुणन कर रहे हैं तो इनके बीच डॉट लिखेंगे, और इसका मान क्या होगा उसको देखने के लिए हम वेक्टर ए का परिमाण लिखेंगे। वेक्टर ए का परिमाण, इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं और केवल ए भी लिख सकते हैं, और गुणे क्या करेंगे, बी का परिमाण लिखेंगे, और गुणे क्या करेंगे, दोनों के बीच का कोण थीटा का कोज्या, ये हो जाता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अदिश गुणन से प्राप्त गुणनफल का परिमाण या का वैल्यू। चूँकि इसमें दिशा नहीं होता है तो केवल परिमाण ही होता है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाता है वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच अदिश गुणन से प्राप्त गुणनफल। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच अदिश गुणन से प्राप्त गुणनफल दोनों वेक्टर के परिमाण एवं
उनके बीच के कोण के कोज्या, कोज्या को हम कोसाइन कहते हैं और लिखते हैं कॉस से, के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। पहले तो हमने लिखा कि अदिश गुणन कहते किसको है, दो वेक्टर के बीच ऐसा गुणन जिसके फलस्वरूप जो प्राप्त गुणनफल हो वो अदिश राशि हो, स्केलर हो, तो ऐसे गुणन को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच परस्पर अदिश गुणन कर रहे हैं तो जो प्राप्त स्केलर होगा उसका परिमाण क्या होगा, परिमाण के लिए हमने लिखा कि दो वेक्टर के बीच अदिश गुणन से प्राप्त गुणन दोनों वेक्टर के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ए और बी के बीच का कोण अगर देखना हो तो इस वेक्टर ए को ऐसे यहाँ खींच लेते हैं और इसके टेल से, इसके पुछ से स्टार्ट करते हुए वेक्टर बी खींच लेते हैं। तो ये वेक्टर हमारा बी हो गया, इस तरह से ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया और ये दोनों के बीच का कोण हो गया। तो हमने क्या लिखा कि दोनों वेक्टर के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी के बीच अगर अदिश गुणन करें तो जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा वो वेक्टर ए का परिमाण, इसको हम केवल ए लिख सकते हैं बिना एरो लगाए, और बी का परिमाण और दोनों के बीच के कोण, यानी दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो ए का परिमाण लिखेंगे, बी का परिमाण लिखेंगे और दोनों के बीच के कोण के कॉस से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान मालूम हो जाएगा। अब इस डॉट प्रोडक्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे अगर ये थीटा का मान बदलता है, दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है और थीटा का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अदिश गुणनफल का मान भी बदलेगा। तो अब कॉस थीटा का मान जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है, जीरो भी होता है। जैसे अगर थीटा का मान थीटा इज लेस देन 90 हो तो ऐसी स्थिति में कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जो ए डॉट बी कॉस थीटा होगा या ए बी कॉस थीटा होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी थीटा अगर 90 से कम है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हम थीटा का मान 60 रखें, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 रखें जो 90 से कम है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो थीटा इज लेस देन 90 पर ये पॉजिटिव हो गया, और अगर थीटा का मान 90 हो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या कॉस 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 रख देंगे 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो पॉजिटिव भी हो गया थीटा इज लेस देन 90 पर, और 0 हो गया थीटा इक्वल टू 90 पर। और अगर हम कॉस थीटा का मान कॉस 120 रखें, या इसको हम कह सकते हैं कि थीटा का मान क्या रखें, 120 रखें, तो ये कॉस 120 का मान हो जाता है -1/2। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिखेंगे तो ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस 120, और कॉस 120 का मान हम देख रहे हैं -1/2 है, तो क्या हो जाएगा -1/2 ए बी। तो यहाँ से क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि दो वेक्टरों के बीच डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टरों के बीच अदिश गुणन से प्राप्त जो गुणनफल होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। दूसरी बात ध्यान देने की है कि वेक्टर के बीच जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे हम
वेक्टर ए में वेक्टर बी से गुणा करें या वेक्टर बी में वेक्टर ए से गुणा करें, दोनों का मतलब एक ही आता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए तो हमको पहले एंगल को देखना पड़ता है। जैसे ए के साथ बी के एंगल को देखना होता है तो ए से बी की तरफ चलते हैं, और चूंकि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज ही मापते हैं तो ए से बी का कोण जो होगा वो थीटा होगा, क्योंकि ए से बी की तरफ चलने पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मापते हैं। तो ए के साथ बी का कोण थीटा होगा, और अगर हम बी के साथ ए का कोण मापें, बी के साथ ये बी है, इसके साथ ए का कोण मापें तो बी से ए की ओर चलेंगे इस डायरेक्शन, इस तरह से। तो कोण तो वही है, लेकिन चूंकि हम कोण को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मापते हैं तो ये हम बी से ए की ओर क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी के साथ ए का कोण क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। अब जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं तो ये थीटा जो लेते हैं ए के साथ बी का कोण लेते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस ए के साथ बी का कोण थीटा लिखते हैं, ए के साथ बी का कोण थीटा। लेकिन अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखें तो लिखेंगे बी का परिमाण बी, ए का परिमाण ए, और कॉस बी के साथ ए का कोण लिखेंगे तो बी के साथ ए का कोण क्या होता है, माइनस थीटा होता है। और आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा लिखें चाहे कॉस थीटा लिखें, दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर कॉस माइनस थीटा की जगह हम कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा, चाहे हम बी गुणे ए लिखें और चाहे ए गुणे बी लिखें, ये दोनों एक तरह से परिमाण है, एक तरह से हम संख्या मान सकते हैं। तो ये दोनों संख्या है, तो चाहे बी में ए से गुणा करें चाहे ए में बी से गुणा करें, दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर हमने बी में ए से गुणा किया है, इसको हम ए में बी से गुणा मान सकते हैं। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए को क्या लिख देंगे, ए बी, और कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो वेक्टर ए में वेक्टर बी से गुणा कर रहे हैं तो भी ए बी कॉस थीटा है, और वेक्टर बी में वेक्टर ए से गुणा करके हम क्या निकाल लिए, ए बी कॉस थीटा ही निकाल लिए। तो अगर एक इक्वेशन 1 माने और एक इक्वेशन 2 माने तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी से गुणा करें चाहे वेक्टर बी में वेक्टर ए से गुणा करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसी को कहते हैं एक क्रम विनिमय नियम, यानी ए और बी के बदल करके गुणा करें तो गुणनफल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम का पालन। आगे हम देखते हैं कि कैसे थीटा के बदलने से दो वेक्टरों के बीच के अदिश गुणन का मान बदलता है। जैसे एक वेक्टर हो ए, एक वेक्टर हो ए और दूसरा वेक्टर हो बी, और दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में। जैसे ये वेक्टर हमारा ए हो गया और ये वेक्टर हमारा बी हो गया। दोनों का परिमाण तो अलग अलग है लेकिन दिशा एक ही है, और दिशा एक ही होने के नाते दोनों के बीच का कोण 0 माना जाएगा। एक ही दिशा में अगर दोनों वेक्टर जाते हैं तो उनके बीच का कोण 0 हो जाता है। तो अब थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिखेंगे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस 0, और हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो कॉस 0 का मान जब 1 रखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं तो उनके बीच अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच हमने अदिश गुणन किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो ए का परिमाण जितना रहा बी का परिमाण जितना रहा उनके बीच गुणा कर दिए तो गुणनफल हमको मिल गया। तो एक तो यह हो गया कि एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं तो उनके बीच अगर हम अदिश गुणन करते हैं तो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसके लंबवत क्या है, बी है, ये वेक्टर बी है।
तो ए ई डायरेक्शन में है, बी उसके लंबवत डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया। तब क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए यानी ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू cos 90, और cos 90 का मान आप जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया a इंटू बी इंटू 0, और ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच जो अदिश गुणन होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा, एक वेक्टर है, उसका उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, अदिश गुणन करें, तो क्या मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, एक वेक्टर a है और इस वेक्टर a का उसी वेक्टर में गुणा कर रहे हैं, यानी ये वेक्टर भी a है और ये वेक्टर भी a है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का परिमाण एक ही है और दोनों की दिशा भी एक ही है, तो यहाँ पर a और a के बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू a का परिमाण लिखेंगे, फिर a का परिमाण लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे cos 0 कर देंगे, और cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू a के परिमाण का स्क्वायर a स्क्वायर और ये हो गया 1। तो क्या देखिए कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर हम गुणा करते हैं तो उस वेक्टर के परिमाण की वर्ग के बराबर गुणनफल आ जाता है। अगला, अगर हम कोई एक वेक्टर है और उसी दिशा में एकांक वेक्टर से गुणा करते हैं, यानी एक वेक्टर a है और इसी वेक्टर की दिशा में अगर एकांक वेक्टर देखें तो ये a कैप हो जाता है। वेक्टर a और उसी की दिशा में एकांक वेक्टर a कैप हो गया, तो इन दोनों के बीच अगर गुणा करें हम तो वेक्टर a डॉट a कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a का परिमाण a होगा और a कैप ये एकांक वेक्टर है तो इसका परिमाण 1 होता है और a के दिशा में ही है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाता है यहाँ पर a cos 0 का मान 1, यानी एक वेक्टर का उसी दिशा में एकांक वेक्टर से गुणा करने पर उस वेक्टर का परिमाण निकल के आता है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वेक्टर a इंटू ए कैप इक्वल टू a का परिमाण, और यहाँ से एक नया फार्मूला बन के आता है वेक्टर a अपान a का परिमाण इक्वल टू a कैप, यानी किसी वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर को निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके परिमाण से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो उस दिशा में एकांक वेक्टर निकल के आ जाएगा। अब क्या है, आई जे के बीच आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, जे क्या है वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, और के क्या है जेड अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर। तो आई जे के इसको कहते हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच अगर परस्पर हम अदिश गुणन करें तो क्या गुणनफल मिलता है उसको हम देखते हैं। तो पहले तो हम आई जे के को देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स अक्ष की दिशा में एक मात्रक का वेक्टर होगा तो इसको हम कहेंगे आई, यानी इसकी दिशा यक्ष अक्ष के एलांग होगी और इसका परिमाण 1 होगा। इसी तरह से वाई अक्ष की दिशा में जो वेक्टर होगा उसका परिमाण 1 होगा और दिशा वाई अक्ष की ओर होगी तो इसको हम कहेंगे जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक परिमाण वाला वेक्टर जो होगा उसको हम के कैप कहेंगे। तो आप देख रहे हैं आई और जे के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा, ये 90 डिग्री। इसी तरह से जे और के बीच भी 90 डिग्री बनेगा और आई और के बीच भी 90 डिग्री बनेगा, यानी आई और जे के बीच कोण 90 डिग्री, जे एवं के बीच कोण 90 डिग्री और के एवं आई के बीच कोण क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर हम एकांक वेक्टर आई कैप डॉट एकांक वेक्टर जे कैप अगर हम करते हैं तो आई कैप का परिमाण 1 होगा और जे कैप का परिमाण भी 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आई डॉट जे इक्वल टू 0। इसी तरह से जे डॉट के बीच भी कोण 90 डिग्री है तो ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई के बीच भी कोण 90 डिग्री है तो ये भी 0 हो जाएगा।
चूंकि आई डॉट जे डॉट आई के बराबर होगा, पहले ही हमने बता दिया कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई डॉट जे जो होगा वहीं जे डॉट आई होगा और दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी के डॉट जे बराबर जीरो और यहाँ पर आई डॉट के इक्वल टू भी जीरो होगा। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच परस्पर अदिश गुणन का मान क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन एक समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हो तो उनके बीच अदिश गुणन क्या होगा, जैसे हम एक वेक्टर आई कैप ले रहे हैं एकांक वेक्टर और दूसरा भी आई कैप ले रहे हैं, यानी समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर ले रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण भी 1 और दोनों के बीच आई का आई के साथ कोण 0 होगा, तो ये हो जाएगा cos 0 और यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 1 और cos 0 का मान भी 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू भी 1 इंटू 1 इंटू cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। के डॉट के कैप इक्वल टू भी 1 इंटू 1 इंटू cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर एक समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं तो उनके बीच अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट का मान 1 1 1 आ रहा है, और अगर डिफरेंट लंबकोणीय एकांक वेक्टर है तो उनके बीच अदिश गुणन का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच परस्पर अदिश गुणन क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं कि दो वेक्टर हैं और उनके x अक्ष के अंदिश, y अक्ष के अंदिश और z अक्ष के अंदिश जो घटक है उनके रूप में अदिश गुणन क्या होगा। जैसे ये वेक्टर हमारा a है जिसका परिमाण O से लेकर के P तक है, और इस वेक्टर के शीर्ष से इस पर अगर हम लंब डाल दें ये, तो O से लेकर Q तक इसका x अक्ष के एलांग घटक हो जाएगा, और P से अगर इस पर लंब डाल दें तो O से लेकर के R तक जो वेक्टर होगा वो y अक्ष के एलांग घटक होगा, और इसको आप लिखते हैं ax और इसको आप लिखते हैं ay। ax क्या है, x अक्ष के एलांग इस वेक्टर a का घटक जिसको हम वेक्टर वियोजन में बताए थे, और ay क्या है, y अंक के एलांग वेक्टर a का घटक, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे इक्वल टू a। अगर z अक्ष के अंदिश भी हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, az इंटू के। ये एक वेक्टर a है तो इसको हम ax इंटू आई, ay इंटू जे और az इंटू के लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा वेक्टर अगर b हो तो क्या लिखेंगे, bx इंटू आई प्लस by इंटू जे प्लस bz इंटू के। ये लंबकोणीय एकांक वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप है। अब इस वेक्टर a और वेक्टर b के बीच अदिश गुणन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू a की जगह लिखेंगे ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप इस तरह से, और b की जगह लिखेंगे डॉट करके bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप इस तरह से लिखेंगे। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले इसको उठाएंगे, तीनों में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ax bx और आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप। और आप इसके पहले देखें अभी कि समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच जो अदिश गुणन होता है वो 1 होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 हो गया। और क्या लिखेंगे, प्लस ax को उठाएं, इसमें गुणा किए प्लस इसमें गुणा करिए, क्या हो जाएगा ax by इंटू आई कैप डॉट जी कैप प्लस ax bz इंटू आई कैप के कैप। अब ax का हो गया, अब ay से शुरू करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ay bx जे कैप इंटू आई कैप प्लस ay by जे कैप डॉट जे कैप प्लस ay bz जे कैप डॉट के कैप।
बी को भी उठा लिए, ए वाई का भी सब में गुणा हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप और प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब देखिएगा, ये आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा और जे डॉट आई भी 0 होगा। ये देखिएगा जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग लंब कोणीय एकांक वेक्टर का गुणा है, तो सब में गुणनफल 0 आएगा। आगे बचता है ये बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास और ये बचा। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, तो ए एक्स बी एक्स बचा। यहाँ से क्या बचा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे का मान 1 और प्लस ए जेड बी जेड, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारा हो गया दो वेक्टरों के बीच उनके एक्स वाई एवं जेड अक्ष के अदिश घटक के रूप में अदिश गुणन। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेकर के देखें तो एक वेक्टर ए इक्वल टू लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k और दूसरा वेक्टर लेते हैं b इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k। इनके बीच हमको गुणा करना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b के रूप में। तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स ये है और बी एक्स ये है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ए एक्स बी एक्स है, तो क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 प्लस ए वाई यहाँ है और बी वाई यहाँ है, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस ए जेड यहाँ है और बी जेड यहाँ है, 5 3 जा 15। क्या हो गया यहाँ पे 6 6 12 15 27 27 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया 27। तो इस तरह से हम दो वेक्टरों के बीच अदिश गुणन को देखें, जिसमें हमने देखा कि दो वेक्टरों के बीच अदिश गुणन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। दूसरा, दो वेक्टरों के बीच अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। तीसरा, हम देखा कि एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का अदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। चौथा, हमने देखा कि अगर लंबवत वेक्टर हैं तो उनके बीच अदिश गुणन शून्य होता है। पांचवा, हमने देखा कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर हम अदिश गुणन करते हैं तो उसके परिमाण का स्क्वायर मिल जाता है। अगला, हमने देखा कि किसी एक वेक्टर का उसी दिशा में एकांक वेक्टर से गुणा करने पर उसका परिमाण मिल जाता है। और अंत में आई जे के रूप में अदिश गुणन को देखा हमने, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 और अलग अलग लंब कोणीय एकांक वेक्टर जैसे आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। और अंत में हमने किन्हीं दो वेक्टरों के बीच उनके एक्स वाई जेड अक्ष के अदिश घटकों के रूप में गुणन को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।